हर घर पाठशाला में बच्चों का स्वागत। आज हम +1 कक्षा के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे उदारीकरण के प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं। बच्चों, सबसे पहला उपाय है लाइसेंस तथा पंजीकरण की समाप्ति। नंबर 2, एकाधिकारी कानून से छूट। नंबर 3, विस्तार तथा उत्पादन की स्वतंत्रता। नंबर 4, लघु उद्योगों की निवेश सीमा में वृद्धि। नंबर 5, पूंजीगत पदार्थों के आयात की छूट। नंबर 6, टेक्नोलॉजी आयात की छूट। नंबर 7, ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण। नंबर 8, कर सुधार। बच्चों, ये 8 ऐसे प्रमुख सुधार थे जिन्हें उदारीकरण के अंतर्गत किया गया। अब थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे कि लाइसेंस तथा पंजीकरण की समाप्ति क्या है। बच्चों, 1947 से 1990 तक सरकार द्वारा उद्योगों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस तथा पंजीकरण आवश्यक था, परंतु नई आर्थिक नीति में इसे समाप्त कर दिया गया और उद्योगपति उद्योगों को स्थापित करने के लिए बिना लाइसेंस और पंजीकरण से अपना कार्य कर सकते हैं। नंबर 2, एकाधिकारी कानून में छूट दी गई। फर्मों को अपनी स्वतंत्रता दी गई कि वो अपने कारोबार को अपनी इच्छा से बढ़ा सकते हैं। उन्हें MRTP एक्ट के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा। नंबर 3, उद्योगों को स्वतंत्रता दी गई कि अपनी इच्छा के अनुसार वे उद्योगों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, लघु उद्योगों को निवेश की सीमा में भी छूट दी गई। अति लघु और लघु उद्योगों की निवेश सीमा को भी 5 करोड़ तक बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त तीव्र औद्योगिकरण के लिए उद्योगपतियों को विदेशों से पूंजीगत पदार्थों के आयात करने की छूट दी गई और टेक्नोलॉजी का आयात भी अपनी इच्छा के अनुसार उद्योगपति कर सकते हैं। नंबर 7, ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण का जिम्मा भी बैंकों को स्वतंत्र रूप से दिया गया। हालांकि भारत में केंद्रीय और रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों के ब्याज दरों का निर्धारण किया जाता था, परंतु नई आर्थिक नीति में सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी इच्छा के अनुसार ब्याज दरों का निर्धारण करने का अवसर दिया गया। इसके अतिरिक्त कर प्रणाली को भी बदला गया। कर दरों को पहले की तुलना में कम किया गया और प्रयास किया गया कि अधिक से अधिक लोगों को कर प्रणाली के अंतर्गत लाया जाए। बच्चों, अगला प्रश्न, उदारीकरण के अतिरिक्त नई आर्थिक नीति के अन्य अवयव क्या थे। बच्चों, दूसरा अवयव था निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा अवयव था वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निजीकरण क्या है, इसके प्रमुख उपाय कौन से हैं। इसका आंसर है बच्चों, निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है। प्राइवेटाइजेशन is the general process of involving the private sector in the ownership of a state-owned enterprises. निजीकरण के उपाय सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित प्रमुख उपाय निजीकरण के अंतर्गत किए गए। नंबर 1, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन किया गया, अर्थात कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सरकार का विनिवेश आरंभ किया गया। नंबर 3, सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों की बिक्री की गई, अर्थात सरकार द्वारा चलाए जा रहे इंडस्ट्रीज में निजी क्षेत्र को अधिक भागीदार बनाया गया। बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वैश्वीकरण क्या है, इसके अंतर्गत कौन से प्रमुख सुधार किए गए। What is globalization? Describe its main measures.
आंसर है बच्चों, वैश्वीकरण से अभिप्राय है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। यह वह आर्थिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, बढ़ती हुई परस्पर आर्थिक निर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण को अपनाना। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1, विदेशी पूंजी निवेश की साम्य सीमा में वृद्धि की गई। नंबर दो आंशिक परिवर्तनशीलता। 1992 से भारतीय रुपये को आंशिक रूप से परिवर्तनशील कर दिया गया, अर्थात भारतीय रुपये को डॉलर और पाउंड में बदला जा सकता था। नंबर 3, दीर्घकालीन व्यापार नीति। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत विदेशी व्यापार नीति को 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया। नंबर 4, टैरिफ दरों में कमी, रिडक्शन इन टैरिफ्स। भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय रूप से उपयोगी बनाने के लिए लगाए जाने वाले आयात व निर्यात शुल्कों एवं टैरिफ दरों को भी धीरे धीरे कम किया जा रहा है। बच्चों, अब हमारा 4th क्वेश्चन बनता है, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत कौन से प्रमुख आर्थिक सुधार किए गए हैं। नंबर 1, राजकोषीय सुधार। सरकार की आय में वृद्धि व व्यय में कमी लाने के लिए कर प्रणाली, आयात निर्यात कर, आर्थिक सहायता इत्यादि में अनेक परिवर्तन किए गए, जिससे राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास किया गया। बच्चों, नई आर्थिक नीति को अपनाने के लिए सबसे बड़ा कारण यह था कि 1947 से 1991 के बीच में सरकार का राजकोषीय घाटा अत्यधिक बढ़ गया था। इस घाटे को कम करने के लिए अनेक प्रकार के परिवर्तन अर्थव्यवस्था में किए गए। नंबर 2, वित्तीय सुधार। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अनेक वित्तीय सुधार किए गए, जैसे नंबर 1, तरलता अनुपात में कमी, लिक्विडिटी रेशियो में रिडक्शन। नंबर 2, ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण। बैंकिंग प्रणाली को केंद्रीय रिजर्व बैंक के अत्यधिक नियंत्रण की बजाय उन्हें ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई। नंबर 3, देश में आर्थिक विकास एवं तीव्र औद्योगिक उत्पादन करने के लिए निजी बैंकों को भी प्रोत्साहन दिया गया। निजी बैंकों के लिए भी सरकार ने अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। नंबर 4, बैंकों को अधिक स्वतंत्र बनाने के लिए अपनी इच्छानुसार उद्योगपतियों को उदार ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति में सरकार का प्रमुख उद्देश्य वित्तीय घाटे को कम करना था और अर्थव्यवस्था में वित्तीय सुधारों के द्वारा अर्थव्यवस्था को तीव्र आर्थिक विकास की ओर ले जाने के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान करना था। इसके बाद हमारा अब अंतिम क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय अर्थव्यवस्था पर नई आर्थिक नीति के 2 सकारात्मक प्रभाव और 2 नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। बच्चों, अब हम देखें कि हमने 1991 में जो आर्थिक नीति अपनाई उसके अर्थव्यवस्था पर क्या अच्छे और बुरे प्रभाव पड़े। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन से अच्छे प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़े। व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। नंबर 1, नई आर्थिक नीति से भारतीय अर्थव्यवस्था एक जीवंत एवं सक्रिय अर्थव्यवस्था बन गई। नंबर 2, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, राजकोषीय घाटे में कमी आई और भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर चुका है। आज भारत विश्व में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। यह नई आर्थिक नीति का ही सार्थक परिणाम है। नंबर 2, नकारात्मक, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। बच्चों,
अच्छे प्रभावों के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था पर कुछ बुरे प्रभाव भी नई आर्थिक नीति पर पड़े हैं। नंबर 1, कृषि क्षेत्र की अवहेलना हुई है। नई आर्थिक नीति में ज्यादा महत्व केवल उद्योगों को ही दिया गया है और देश के अंदर आर्थिक उपनिवेशवाद और शहरी केंद्रीकरण बढ़ा है। और नंबर 2, उपभोक्तावाद बढ़ा है और देश के अंदर सांस्कृतिक ह्रास हुआ है। नई आर्थिक नीति के कारण कुछ एक MNCs बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनका देश में अत्यधिक फैलाव हुआ है और आर्थिक केंद्रीकरण उनके पास लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे हम एक बुरा प्रभाव ही कहेंगे और उपभोक्ता भी अधिक से अधिक नवीन प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करने के लिए अपनी मुद्रा को खर्च करते जा रहे हैं, जिससे उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ रही है, जबकि हमारा सांस्कृतिक ह्रास होते जा रहा है। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 में नई आर्थिक नीति के बारे में हमारा ये चैप्टर था। आई होप यू ऑल विल लर्न इट। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।